स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स हमारा आदिकाल चला हुआ था यूजीसी नेट हिंदी के लिए। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हम रासो काव्य रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो शुरू करते हैं क्लास। रासो काव्य रासो साहित्य आदिकाल के हिंदी साहित्य में वीर गाथाओं का प्रमुख स्थान रहा है। कि आदिकाल के जो हिंदी साहित्य हैं उसमें वीर गाथाओं का स्थान बहुत ज़्यादा प्रमुख रहा है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई जो एक गेय छंद होता है। रासो शब्द की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई जो एक गेय छंद माना गया है। रास काव्य रासो काव्य का प्रमुख अंतर यह है कि रासो काव्य वीरता प्रधान था। रासो वीरता प्रधान था और जैन रासो काव्य धार्मिक प्रधान था। स्टूडेंट्स देखो, रास काव्य रासो काव्य का प्रमुख अंतर है कि रासो काव्य वीरता प्रधान थे और जैन रासो काव्य धार्मिकता प्रधान थे। स्टूडेंट्स रास काव्य धार्मिक उपदेश मूलक थे, वही रासो काव्य वीर गाथात्मक और श्रृंगार परक थे। रास काव्य की बात करते हैं तो वो धार्मिक भी थे, उपदेश देने वाले भी थे। लेकिन रासो में क्या है? वीरता, वीरों की गाथा गाने वाले और श्रृंगार परक थे। रास काव्य धार्मिक और उपदेश मूलक, रासो काव्य वीर गाथात्मक और श्रृंगार परक थे। स्टूडेंट्स गारसा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी गई है? राजसूय से मानी है। गारसा तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है कथा काव्य। वे रसिक से रासो का विकास इस प्रकार से किया, इस प्रकार से माना कि पहले रसिक फिर रासव फिर रासो। डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी ने रासो शब्द की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा रसिक शब्द से मानी है, जिसका अर्थ है कथा काव्य। वे रासिक से रासो का विकास इस क्रम में मानते हैं कि रसिक है से रासव रासो। आचार्य रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ दिया था। आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द का जो संबंध है वो रसायन से जोड़ दिया। किसने जोड़ दिया रसायन से? आचार्य शुक्ल जी ने। फिर है गारसा तासी ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? राजसूय से। देखो, नरोत्तम दास स्वामी ने रासो की उत्पत्ति राजस्थानी भाषा से मानी, लेकिन आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रसायन से जोड़ा। और गारसा तासी की बात करते हैं तो राजसूय शब्द से मानी है। पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति राजयश कहाँ से मानी है? राजयश से मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको नाट्य रासक से उदित माना है। किसने? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको नाट्य रासक से माना है। बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, उन्होंने माना है रासक शब्द से। दोबारा देखते हैं। डॉक्टर नरोत्तम दास स्वामी ने राजस्थानी भाषा से, आचार्य शुक्ल जी ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। गारसा तासी ने रासो की उत्पत्ति राजसूय से मानी है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासो की उत्पत्ति राजयश से मानी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाट्य रासक से उद्धृत किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे रासक से उत्पन्न माना है। स्टूडेंट्स फिर आगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रस शब्द से रासो की। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने रस शब्द की उत्पत्ति रासो से मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मान्यता कैसी लगती है? वैज्ञानिक लगती है। किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की मान्यता वैज्ञानिक लगती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के तर्क का आधार भी प्रमाणिक लगता है। कैसा लगता है स्टूडेंट्स? प्रमाणिक लगता है, क्योंकि चंद्रवरदाई ने भी रासक की उत्पत्ति रासो रासव रासक अर्थात रस से मानी है। किसने? चंद्रवरदाई ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के तर्क का आधार क्या लिया गया है? रस। रस भी कैसा है? प्रमाणिक है। क्यों है? चंद्रवरदाई जी ने रासक की उत्पत्ति रासो रासव रासक अर्थात रस से मानी है।
अधिकतर रासो काव्यम कैसे हैं? अप्रमाणिक है। ज़्यादातर रासो काव्य कैसा है? अप्रमाणिक है। अधिकतर रासो काव्यम राज्यों का आश्रित कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा या उनकी प्रशस्ति में ही लिखे गए। अधिकतर रासो काव्य कैसे लिखे गए स्टूडेंट्स? राज्य आश्रित कवियों द्वारा अपने राजा की प्रशंसा के लिए या उनकी प्रशस्ति के लिए लिखे गए। आचार्य चंद्रवली पांडे ने रासों का संबंध संस्कृत के रासक शब्द से माना है। किन्होंने माना है? आचार्य चंद्रवली पांडे ने रासो शब्द का संस्कृत के रासों से माना है। आगे है स्टूडेंट्स आपका टॉपिक पृथ्वीराज रासो। 1343 के लगभग पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ते हैं। तो पृथ्वीराज रासो यह एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है। कैसा है? वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। इसमें बड़े संस्करण में 69 सर्ग हैं। छंदों की बात करते हैं तो 68 हैं। देखो स्टूडेंट्स, बड़े संस्करण में सर्गों की बात करें 69 और अगर छंद की बात करें तो 68 हैं। और यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना गया है। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र और दरबारी कवि भी था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं, जिनमें सबसे विशाल संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखी है। कहाँ पर रखी है? उदयपुर के संग्रहालय में। इसी सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी परिचारणी सभा काशी से माना गया है। और चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें 1300 छंद है स्टूडेंट्स। इसका चौथा संस्करण सबसे छोटा, जिसमें 1300 छंद हैं। रासों की प्रमाणिकता भी कैसी रही है? विवादास्पद ही रही है। किसकी? रासों की प्रमाणिकता कैसी रही है? विवादास्पद ही रही है। तो देखो दोबारा दे लेते हैं। पृथ्वीराज रासो 1343 ईस्वी के लगभग वीरस प्रधान है। इसकी रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई। इसमें बड़े संस्करण में 69 सर्ग हैं और 68 छंद हैं और हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। कवि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज का मित्र था, उनका दरबारी कवि भी था। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध है, जिनमें सबसे विशाल संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में कैसी रखी गई है? सुरक्षित रखी गई है। इसके बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी परिचारणी सभा काशी से हुआ और चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें 1300 छंद हैं। रासों की प्रमाणिकता भी कैसी रही है स्टूडेंट्स? विवादास्पद रही है। स्टूडेंट्स, पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता के बारे में और जान लेते हैं। विद्वानों का एक वर्ग पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक भी मानता है। इसे प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में श्याम सुंदर दास जी, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड। और कौन से स्टूडेंट्स? क्योंकि विद्वानों के एक बड़े वर्ग में से कुछ इसको प्रमाणिक भी मानते हैं। तो प्रमाणिक मानने वालों में कौन कौन से हैं? एक तो श्याम सुंदर दास, मथुरा प्रसाद दीक्षित, मोतीलाल मेनारिया, मिश्र बंधु जी हैं, मोहनलाल, विष्णुलाल पांड्या और कर्नल टोड। इस विद्वानों का मानना है कि जो संस्करण काशी सभा से प्रकाशित हुआ वह कैसा है? प्रमाणिक है स्टूडेंट्स। यानी जो संस्करण काशी सभा से प्रकाशित हुआ वह प्रमाणिक माना गया है। अब अप्रमाणिकता के बारे में भी जान लेते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में आचार्य शुक्ल जी का नाम सबसे पहले आता है, श्यामलास का, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद, गौरी शंकर, हीरानंद ओझा और डॉक्टर वूलर। ये विद्वान इसे जाली मानते हैं, प्रमाणिक नहीं मानते। जाली मानने के कारण अप्रमाणिक मानते हैं। और सबसे पहला नाम किसका आया है? आचार्य शुक्ल जी का आया है। आचार्य शुक्ल जी के बाद कविराज श्यामदास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मुंशी देवी प्रसाद और गोवी शंकर, हीरानंद ओझा। फिर है पृथ्वीराज रासो की अर्ध प्रमाणिकता। देखो पहले प्रमाणिक मानना, फिर कुछ विद्वानों ने अप्रमाणिक मानना। अब पृथ्वीराज रासो कैसी आ गई? अर्ध प्रमाणिकता के बारे में। कुछ विद्वान रासो को अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देखो शुक्ल जी ने इसको अप्रमाणिक ही माना है और द्विवेदी महोदय ने इसको माना अर्ध प्रमाणिक। डॉक्टर दशरथ शर्मा, मुनि, जिन विजय और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी आदि ऐसे हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है। और सबसे फेमस कौन उनमें से? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये विद्वान मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो एक ऐसा ऐतिहासिक काव्य है
जिसमें कवि ने कल्पना का प्रयोग किया है। कैसा काव्य है? एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें कवि ने कल्पना का प्रयोग किया है। आगे रासो काव्य के बारे में पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। रासो काव्य के ग्रंथ के बारे में बीसलदेव रासो 1212 विक्रम संवत के लगभग बीसलदेव रासो माना गया है। इसमें नरपति नाले द्वारा रचित बीसलदेव रासो जो है वो एक गेय मुक्तक परंपरा का ग्रंथ माना गया है। बीसलदेव रासो 1212 विक्रम संवत के लगभग इसका विकास हुआ। नरपति नाले द्वारा रचित बीसलदेव रासो गेय मुक्त परंपरा का ग्रंथ माना गया है। कुछ इतिहासकार इसको वीर काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? वीर काव्य मानते हैं, जबकि यह प्रेमाख्यान कोटि का काव्य है। वीर काव्य नहीं है, प्रेमाख्यान कोटि का काव्य है। आचार्य शुक्ल ने इसका रचना काल विक्रमी संवत 1212। किसने माना 1212? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 1058 माना। मिश्र बंधुओं ने 1220 से, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1545 से 1560। बीसलदेव रासो 125 छंदों का एक प्रेम प्ररचना है। बीसलदेव रासो 125 रासो छंदों की एक प्रेम प्ररचना है। वीर काव्य न होकर एक वीर काव्य है। बीसलदेव रासो एक वीर काव्य माना गया है, वीर काव्य नहीं है। वीर काव्य कौन है? पृथ्वीराज रासो हैं। इसके 4 खंड हैं। इसके प्रथम खंड में अजमेर के राजा का नाम विग्रहराज, बीसले चतुर्थ का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह, दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा का उड़ीसा चले जाना, और तीसरे में रानी का वीर वर्णन करवाया गया है, और चौथे खंड में राजा रानी का पुनर्मिलन का वर्णन करवाया गया है स्टूडेंट्स। तो यह वीर काव्य न मानकर क्या माना गया है? एक वीर काव्य माना गया है। इसमें 4 खंड है। इसके प्रथम खंड में अजमेर के राजा विग्रहराज, बीसलदेव चतुर्थ का परमार वंशी राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह माना, दूसरे खंड में रानी के व्यंग्य से रुष्ट होकर राजा का उड़ीसा में चले जाना, और तीसरे खंड में रानी के वीर्य का वर्णन है, और चौथे खंड की बात करें तो पुनर्मिलन है। बीसलदेव रासो की भाषा राजस्थानी है, जिसका व्याकरण संस्कृत के अनुरूप लिखा गया है। बीसलदेव रासो क्या है? एक की भाषा राजस्थानी है स्टूडेंट्स। फिर आपका खुमान रासो, तो खुमान रासो 1729 के लगभग माना गया है। खुमान रासो 1729। खुमान रासो के रचयिता दलपत विजय, रचना काल 1730 विक्रमी संवत माना गया है। खुमान रासो 1729 ईस्वी के लगभग। लेकिन खुमान रासो रचयिता कौन माने गए हैं? दलपति विजय माने गए हैं। रचना काल 1730 विक्रमी संवत है। शुक्ल जी के अनुसार रचना काल 9वीं शताब्दी है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण खुलकर किया गया है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है स्टूडेंट्स। किसकी? खुमान रासो की हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में उपलब्ध है। इस ग्रंथ में 5000 छंद है। किसमें स्टूडेंट्स? खुमान रासो में 5000 छंद हैं। राजस्थान के बड़े संग्राहक जैसे मोती मिनारिया ने इसे 17वीं शताब्दी की रचना में बताया गया है, यानी कि इसका जिक्र जो किया गया वो 17वीं शताब्दी की रचना में किया गया है। यह भी एक वीर रस प्रधान ग्रंथ माना गया है। इसमें खुमान के चरित्र का, उनके वंश का पूरा इतिहास का वर्णन किया गया है। और इसकी भाषा कैसी है स्टूडेंट्स? राजस्थानी है। जैसे बीसलदेव रासो की भाषा भी कैसी थी? राजस्थानी थी। तो खुमान रासो का विकास 1729 ईस्वी के आसपास माना गया है। खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय, रचना काल माना गया इसका 1730 विक्रमी संवत। शुक्ल के अनुसार इसका रचना काल 9वीं शताब्दी माना गया है, क्योंकि इसमें 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान के सारे युद्धों का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ की प्रमाणिक हस्तलिखित प्रति पूना संग्रहालय में संग्रहित की गई है, और यह ग्रंथ इसमें 5000 छंद हैं। राजस्थान के जो बड़े संग्रह जैसे मोती मिनारिया में 17वीं शताब्दी में इसकी रचना को माना गया है, बताया गया है। और यह एक वीर रस प्रधान ग्रंथ है। इसमें खुमान के चित्र, उसके वंश का पूरे इतिहास का वर्णन किया गया है। और इसकी भाषा कैसी है स्टूडेंट्स? राजस्थानी है। फिर अगला है परमाल रासो। परमाल रासो 13वीं सदी का आरंभ में माना गया है। परमाल रासो नेक्स्ट आपका परमाल रासो में 13वीं सदी का आरंभ। परमाल रासो को हम आला खंड भी कहा गया है। इसके रचनाकार कौन है? जगनिक है। जगनिक किसके? परमाल रासो के क्या माना गया है?
आलाखंड में माना गया है। जगनिक चंदेल वंशी राजा परमर्दी देव का दरबारी कवि था। जगनिक चंदेल वंशी का राजा कौन था? परमर्दी देव का दरबारी कवि था। इसका रचना काल 13वीं शताब्दी के आरंभ में माना जाता है। क्या माना गया है? 13वीं शताब्दी के आरंभ में माना गया है। इस रचना में आला एवं उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया है। वीर रस प्रधान रचना है और आज भी से ग्रामीण क्षेत्रों में गाया गया है। किसको? परमाल रासों को वीर रस प्रधान रचना है और आज भी से ग्रामीण क्षेत्रों में गाया गया है। सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से करवाया था, जिसके आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित करके नागरी प्रचारणी सभा में इसको प्रकाशित करवाया। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको क्या मानते हैं? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। क्या मानते हैं स्टूडेंट्स? अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। परमाल रासों को आलाखंड भी कहा गया है। रचनाकार कौन है? जगनिक है। जगनिक चंदेल वंशी राजा परमदेव का दरबारी कवि था। इनका रचनाकाल 13वीं शताब्दी के आरंभ में माना गया है। इस रचना में आला एवं उदल दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन खुलकर किया गया है। कि वीर रस प्रधान का है। आज भी इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आलाखंड को गाया जाता है। सबसे पहले चार्ल्स इलियट ने इसका प्रकाशन आलाखंड नाम से करवाया था, जिसके आधार पर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासों का पाठ निर्धारित करके नागरी प्रचारणी सभा में इसको प्रकाशित करवाया गया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं। तो रासो काव्य की सामान्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं? ऐतिहासिकता व कल्पना का सम्मिश्रण दिखाया गया है इसके अंदर। प्रशस्ति काव्य है। फिर आपका युद्ध और प्रेम का वर्णन भी किया गया है इसके अंदर। और वैविध्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग किया गया है। युद्धों का वर्णन भी इस प्रकार से किया गया है सजीवता को दिखाते हुए। प्रमाणिकता में कोई भी संदेह नहीं माना गया है। और अलग अलग प्रकार के छंदों का प्रयोग भी रासो काव्य में किया गया है स्टूडेंट्स। दोबारा एक बार रासो काव्य की विशेषता देखते हैं कि रासो काव्य जो आपका है वो इतिहास में और कल्पना का मिश्रण माना गया है। ना पूरी तरह से कल्पना पे है और ना पूरी तरह से ऐतिहासिक माना गया, दोनों का मिश्रण माना गया है। एक प्रकार का प्रशस्ति काव्य माना है। युद्ध और प्रेम का वर्णन माना गया है। वैविध्यपूर्ण अलग प्रकार की भाषा प्रयोग की गई है। कि डिंगल पिंगल है कि राजस्थानी है। डिंगल पिंगल शैली का प्रयोग खुलकर किया गया है। युद्धों का वर्णन भी किया गया है। और प्रमाणिकता में कोई संदेह नहीं है, सभी ने इसको प्रमाणिक माना है। जैसे पृथ्वीराज रासो को कुछों ने प्रमाणिक माना, कुछों ने अर्ध प्रमाणिक माना और कुछों ने अप्रमाणिक माना। लेकिन रासो काव्य को प्रमाणिक ही माना है, अप्रमाणिक नहीं माना है। अलग अलग छंदों का प्रयोग भी इसके अंदर किया गया है स्टूडेंट्स। कुछ और रासो काव्य भी हैं, जैसे विजयपाल रासो है, नल सिंह 16वीं शताब्दी के अंदर, हम्बीर रासो सांदर 1357 ईस्वी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अमीर खुसरो के बारे में हम कल अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक दी क्लास।